दोस्तों बीते कुछ दिनों से आपको पता होगा ईरान इजराइल जंग की वजह से हमारे देश में एलपीजी संकट छाया हुआ है और आज भी विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर हंगामा किया। टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ रही है। लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही विपक्ष का यह हंगामा देखने को मिला। ये तस्वीरें देखिए जरा आप। एलपीजी संकट के बीच पंजाब में गैस सिलेंडर लेकर भाग गए लोग बाग। दिल्ली में कांग्रेस ने चूल्हे लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान में गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। देश भर के कई राज्यों में गैस सिलेंडर की कमी की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आइए ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। आज अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध का 14वां दिन है और देखिए आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देखने को मिला। ट्रंप बोले कि ईरानी सरकार के लोगों को मारना सम्मानजनक बात है। वे सालों से निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया ट्रंप ने। इधर ईरान की नेवी आर्मी का कहना है कि होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाज पहले हमसे बात करें। यहाँ से रोजाना 130 शिप गुजरते हैं। दावा किया जा रहा है कि एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया। तो ये युद्ध जंग रुकने की बजाय अब दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। देखिए ईरान को आज तो अमेरिका ने एक और खुली धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि आज देखना इन पागलों का क्या हाल होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के जरिए पोस्ट करके ईरान को यह कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमने ईरान की नौसेना, वायुसेना और मिसाइल ड्रोन क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। कई नेता भी मारे गए हैं। और आगे ट्रंप लिखते हैं कि देखते रहिए आज इन पागलों के साथ होता क्या है। यानी साफ साफ जाहिर है ये जंग रुकने की बजाय अब और ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही है और ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। भारत में भी इस जंग का सबसे ज्यादा असर एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर देखने को मिल रहा। मैंने आपको शुरुआत में बताया आज भी विपक्षी सांसदों ने देश के संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ये तस्वीरें आ रही पंजाब की जहां लिटरली लोग बाग गैस सिलेंडर लेकर भाग गए। इन फोटोज को आप देख सकते हैं। कुछ और अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में भी गैस सप्लाई प्रभावित है। पूर्व मंत्री ठेला चलाकर लाए सिलेंडर। कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। सड़कों पर चूल्हा जलाकर चाय बनाई सरकार के विरोध में। गैस एजेंसियों पर लाइनें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। और कांग्रेस ने ये भी लिखा सिलेंडर पर पोस्टर चिपकाते हुए कि मोदी सरकार में सिलेंडर 913 में मिल रहा है जबकि मनमोहन सरकार में 400 में मिल रहा था। और ये देख सकते हैं राजस्थान के जैसलमेर में सड़क पर चूल्हा जलाकर चाय बनाते कांग्रेस कार्यकर्ता। यहीं पर विरोध करना और यहीं पर चाय पीना मस्ती से। और ये देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली जा रही है। और कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश में भी गैस संकट छाया हुआ है। चूड़ी से लेकर पेठा फैक्ट्रियां तक बंद हो गई। जो भी उद्योग काम धंधे एलपीजी पर आधारित थे वो लगभग ठप पड़ चुके हैं। यूपी के बुलंदशहर में तकरीबन 30,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं तो लोग बाग काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। मेरठ में भी 8,000 कारखानों पर संकट छाया। देखिए यूपी मेरठ में भी गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है। एजेंसियों पर लोगों ने हंगामा किया, नोक-झोंक भी हुई और एलपीजी की कालाबाजारी भी जोरों पर चल रही है। इधर मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए। यहाँ भी सिलेंडर की बुकिंग ठप पड़ी है। एजेंसियों के बाहर कतारें लगी हुई हैं। 50,000 होटल रेस्टोरेंट्स में गैस खत्म होने के कगार पर है। तो इतने ज्यादा ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाएंगे क्योंकि खाना बनाने के लिए यहाँ गैस ही नहीं है। महिला कर्मचारी बोली कि 2 दिन से हमने खाना भी नहीं बनाया। और एलपीजी सिलेंडर की कमी की वजह से लोग बाग अब इंडक्शन चूल्हा या डीजल भट्टी वगैरह खरीद रहे हैं तो इनके भी रेट दोगुने हो चुके हैं। आपको पता होगा मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में बताया था कि देश भर में एलपीजी की किल्लत बढ़ रही है तो इस वजह से अब कई लोग बाग इंडक्शन खरीद रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक चूल्हा आता ना वो खरीद रहे हैं और ई कॉमर्स कंपनियों पर इसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमेजोन में प्रोडक्ट की 30 गुना तक बिक्री बढ़ी। कई ई कॉमर्स वेबसाइटों पर तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है इंडक्शन चूल्हा, जो इलेक्ट्रिक चूल्हा आता वो। और बिहार में देखिए सम्राट चौधरी के गोदाम से भी 4 सिलेंडर ले गए लोग बाग, भीड़ आई। एजेंसी के मालिक ने दावा किया कि 15 लेने आए थे। बिहार में सिलेंडर क्राइसिस के चौथे दिन भी लंबी लाइनें देखने को मिली। इधर पंजाब में गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे एक कस्टमर की मौत भी हो गई। अमृतसर में भी झड़प देखने को मिली। लुधियाना में गाड़ी में आते ही भगदड़ मची। चंडीगढ़ में पहुंचे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी। हरियाणा में भी कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें। गैस एजेंसियों के बाहर महिलाओं की लंबी लाइनें लगी हैं। रेवाड़ी में हंगामे के चलते पुलिस बुलानी पड़ी। गुरुग्राम के गर्ल्स हॉस्टल में चूल्हे पर बन रहा डिनर भी। और इस गैस संकट क्राइसिस के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि इन मुश्किल हालातों में पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है। एलपीजी की कमी वाली खबरों पर शशि थरूर बोले कि समस्या का जल्द ही समाधान निकालना चाहिए लेकिन तब तक हम सबको मिलजुल कर इन समस्याओं का सामना करना चाहिए। तो उनका ये कहना भी काफी सही है। कुछ और स्थितियां देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में भी गैस संकट छाया हुआ। मेन्यू से राजमा, काबुली चना ये सब आइटम्स गायब हो चुके हैं। मतलब होटल रेस्टोरेंट वाले बहुत लिमिटेड खाना बना रहे हैं। टूरिस्ट ने भी होटलों में 50% एडवांस बुकिंग कैंसिल कर दी है। संचालक बोले कि लकड़ी के चूल्हे और इंडक्शन मंगवाए लेकिन वो भी काफी महंगे पड़ रहे हैं। मतलब जरा देखिए आप कि एक चीज की कमी की वजह से कितनी इंडस्ट्री, उद्योग, काम धंधे सब प्रभावित हो जाते हैं। सिलेंडर
क्राइसिस के बीच शादियों का खाना भी लकड़ियों पर बन रहा है। कारोबारियों को भी इस बात का डर है कि शादियों की बुकिंग कैसे लें। फिर बिहार पटना में तकरीबन 3000 हॉस्टल बंद होने के कगार पर हैं। गैस सिलेंडर क्राइसिस की वजह से 2.5 लाख बच्चों को अपने घर जाना पड़ सकता है, क्योंकि हॉस्टल में खाना किस पर बनाए इतने बच्चों के लिए। तो हॉस्टल भी बंद होने जा रहे हैं। पंजाब में गैस संकट के बीच एक महिला की दर्द भरी दास्तान देखिए। महिला बोले कि मेरा पति पैरालाइज्ड है, बच्चे भी नहीं है, खाली सिलेंडर लेकर घूम रही। दूसरी महिला बोले कि 20 साल बाद चूल्हा जलाया घर पर, इतने सालों से कभी चूल्हा नहीं जलाया था, गैस सिलेंडर की कमी नहीं थी। तो इधर उत्तराखंड राज्य में गैस सिलेंडर के संकट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक इमरजेंसी टीम तैनात की। होटल ढाबों के मेन्यू से 70% फूड आइटम गायब है। इंडक्शन और कोयले पर टिकने लगी रसोइयां। और अभी तो हालात ये हो गए हैं कि गैस तो खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी नहीं मिल रहा है। दुकानों पर भी स्टॉक खत्म, ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है इलेक्ट्रिक चूल्हा, इंडक्शन वगैरह। देखिए जरा, इन मुश्किल हालातों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से अब कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक तो घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। जैसे पहले 20 दिन में बुकिंग होती थी, अब 25 दिन बाद ही बुकिंग होगी। इसमें भी ये प्रावधान रखा गया है कि शहरी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो 25 दिन बाद नया सिलेंडर बुक कर पाएंगे, लेकिन गाँव में तो अब 45 दिन बाद ही दूसरा एलपीजी सिलेंडर बुक होगा। सरकार ने डिलीवरी समेत ये नियम बदल दिए हैं। शहरों के लिए कम से कम 25 दिन, ग्रामीण व दुर्गम इलाकों के लिए कम से कम 45 दिन का अंतर रखना होगा। एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग में, तभी बुक होगा। इसके अलावा बुकिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होगी, ओटीपी के माध्यम से ही डिलीवर किया जाएगा। और इस बीच देश की ऑयल कंपनियों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए। अगर आपको डीलर गैस सिलेंडर नहीं दे रहा तो आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। भारत गैस, इंडियन गैस, एचपी गैस, तीनों कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये गैस सिलेंडर क्राइसिस पर केंद्र सरकार का विरोध किया, ये नारेबाजी करते हुए कि ये है अमृत काल, रसोई ठंडी, लाइन लंबी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम और कमेटी। केरल में 40% रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है। और ये डेटा देखिए, पिछले 4 दिन में 5 लाख से भी ज्यादा इंडक्शन बिके हमारे देश में, अलग अलग कंपनियों के। और इन मुश्किल हालातों के बीच 6 दिन में एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम 3 बार बदल दिया है केंद्र सरकार ने। पहले 21 दिन अधिकतम बुकिंग का टाइम था, उसको बढ़ाकर अभी 25 दिन कर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या कि शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर यूज भी कम होता है। ये ग्राफ में डेटा आप देख सकते हैं कि गाँव में कितना इस्तेमाल होता है और शहरों में कितना इस्तेमाल होता है। इस बीच सरकार ने अपनी तैयारियों का लेखा जोखा भी पेश किया कि आखिर इन संकट के हालातों के बीच सरकार कर क्या रही है। तो पेट्रोलियम, विदेश, शिपिंग और सूचना प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कहा कि हमारे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन सप्लाई चेन पर युद्ध का जो साया मंडराया हुआ, तो इस बीच हमारे देश में भी घरेलू एलपीजी उत्पादन को 28% तक बढ़ा दिया है। और सरकार का यह भी कहना कि देश भर में अभी 1 लाख पेट्रोल पंप चालू है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना कि सरकार आज भी रोजाना 50 लाख सिलेंडर बांट रही है। इन गैस सिलेंडर के संकट के हालातों के बीच अब तक सरकार ने 5 जरूरी कदम उठाए हैं। एक तो हाई लेवल कमेटी बनाई गई संकट को देखते हुए निगरानी के लिए। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो चुका है गैस की सप्लाई को कंट्रोल करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा, ये बुकिंग का नियम बदला गया, मैंने आपको बताया। चौथा, ओटीपी और बायोमेट्रिक अनिवार्य होगा गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए। अब सरकार ने ओटीपी नियम का सख्ती से पालन करने का आदेश दे दिया है। और 5वां, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का भी आदेश दिया हमारे देश की ऑयल रिफाइनरीज कंपनियों को। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, क्योंकि ईरान में मौजूदा लीडरशिप का जनता पर पूरा कंट्रोल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इन दुनिया भर में संकट के हालातों के बीच ये ऑपरेशन जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, और अगर खत्म कर ही दे तो ज्यादा बढ़िया है। और इस बीच एक बड़ी खबर में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई, वो अभी कोमा में है। इजराइल अमेरिकी हमले में वो घायल हो गए थे। उनके पिता की मौत के बाद इन्होंने पद संभाला था। तो रिपोर्ट आ रही कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी कोमा में गए हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद बोले उनको लेकर कि वो जिंदा हैं अभी, लेकिन गंभीर रूप से घायल हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका का कहना है कि अब दुनिया के सभी देशों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत होगी। अमेरिका ने 30 दिन की स्पेशल छूट दी। ईरान ने क्रूड ऑयल $200 तक पहुंचने की चेतावनी दी थी, तो उसके बाद अब ट्रंप ने ये ढील दी है, क्योंकि क्रूड ऑयल दिनों दिन महंगा हो रहा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट हो रही है। देखिए आज भी हमारे शेयर मार्केट में भी 1500 अंकों की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स अभी तक गिरकर 74,500 पर आ गया है। निफ्टी में भी 500 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग का असर दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिल रहा। और अगली बड़ी खबर देखिए, फिर निशाने पर आया दुबई भी। धमाके से इमारतें हिली और आसमान में छाया धुआं, लेकिन हमले को नाकाम कर दिया यूएई के डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन ईरान ने आज एक बार फिर से यूएई के पॉपुलेट शहरों दुबई, अबू धाबी वगैरह इन पर हमला किया। और बड़ी खबर आ रही कि फिर बढ़ा दुनिया में टेरिफ का खतरा। अमेरिका ने भारत समेत 16 व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन देशों पर ये कुछ आरोप लगाए हैं अमेरिका ने, और कहा कि जांच में अगर ये आरोप तय होते हैं तो इन देशों पर अमेरिका टेरिफ फिर से बढ़ाएगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका
के एक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर भी ईरान ने हमला किया। इससे पोत को नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा। जवाबी कार्रवाई में US ने भी ईरान को हमले से जवाब दिया। और ये एक खबर देखिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। ईरान इजराइल जंग के चलते कुवैत में फंसा दूल्हा, तो मेहंदी रचाए इंतजार करते रही दुल्हन और शादी भी स्थगित हुई। और ये एक और भावुक कर देने वाली खबर देखिए, अमेरिका के एक तेल टैंकर पर हमला हुआ जिसमें बिहार भागलपुर के देवनंदन की मौत हो गई। ये वहां की शिपिंग कंपनी में काम करते थे। टैंकर पर कुल 28 लोग सवार थे जिसमें 27 सुरक्षित रह गए। लेकिन देखिए इनके अकेले की बदकिस्मती की इनकी जान चली गई इस हमले में। और इन युद्ध के हालातों के बीच कतर का एक बड़ा बयान सामने आ रहा। कतर का कहना है कि हम पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में हम मध्यस्थ नहीं बन सकते हैं। ईरान के हमलों के बीच कतर का यह बड़ा बयान आया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के हालातों पर एक और बड़ी खबर देखिए, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी एक बार फिर से बढ़ी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए जिसमें महिलाओं बच्चों समेत आज भी 4 लोगों की मौत की खबर है, 15 घायल हो गए। उधर अफगानिस्तान से तालिबान का कहना कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं खबर है हिजबुल्लाह ने भी इजराइल में एक बड़ा धमाका किया जिसमें 58 लोग घायल हो गए। दुबई में भी धमाके देखने को मिले, केंद्रीय इलाकों में भी धुआं दिखा। और इस बीच खबर आ रही कि अब ब्रिक्स के जरिए शांति की कोशिश कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। देर रात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति ने भी फोन पर बातचीत की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ईरान में जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा पर भी चर्चा की पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो भारत और ईरान के बीच पिछले 24 घंटों में ही ये दूसरी बार फिर से बातचीत हुई। वहीं रिपोर्ट आ रही कि इजराइल में घायलों की संख्या लगभग 3000 पहुंच चुकी है, 2975। और ईरान में अमेरिका और इजरायली हमलों से अब तक 20,000 से ज्यादा आवासीय इकाइयां यानी घरों को नुकसान पहुंचा, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इजरायली वायुसेना ने पिछले 24 घंटों में भी ईरान के 200 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए हैं। दुबई में भी तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल के हमलों की UN विशेषज्ञों ने भी निंदा की है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और इसमें ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें हमारे देश भारत समेत दुनिया भर के 135 देशों ने समर्थन दिया। इस बात को लेकर कि जो ईरान अन्य देशों पर हमला कर रहा है तो इन हमलों की निंदा की और सभी ईरानी हमलों को तत्काल रोके जाने की मांग भी की गई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 13-14 मार्च को असम राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान राज्य में 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 3 नई ट्रेनों की भी शुरुआत करेंगे। वैसे हमारे देश के करोड़ों किसान भाई लोगों के खातों में भी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों के खातों को ये 22वीं किस्त मिलेगी। टोटल 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंक खातों में भेजे जाएंगे। हर एक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जमा होंगे। तो ये दोस्तों ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स रहे। आपका क्या ख्याल है इन जंग और युद्ध के हालातों पर? आपकी राय विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो यही मानना है कि बातचीत से मसला सोल्व करना चाहिए। जो भी समस्या है, ऐसे हमलों में कुल मिलाकर दुनिया की मानव समाज की बर्बादी ही होती है।